हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कनाडा का जो वर्क परमिट है वो रिफ्यूज़ क्यों होता है, किन कारणों के कारण रिफ्यूज़ होता है। उसमें मैंने बताया था कि इसमें इस वीडियो में मैं आपको 15 रीज़न बताऊंगा। तो उसमें मैंने सिर्फ 7 रीज़न बताए थे, वो पार्ट 1 था इस वीडियो का। आज मैं उस वीडियो का पार्ट 2 बना रहा हूँ जिसमें मैं उससे अगले 8 रीज़न्स इसमें बताऊँगा। तो जो इसमें पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आपको 7 रीज़न बता दिए हैं, तो ये पार्ट 2 में मैं 8वें रीज़न से ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो जो 8th रीज़न है उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी एजेंट है जो वो आपको किसी कंपनी से वर्क परमिट दिलाने की कोशिश करता है, तो वहाँ से वो जॉब ऑफर लेटर लेके आता है किसी कंपनी से कनाडा में। तो उसमें क्या होता है कि जो कनाडा की जो कंपनी है जहाँ से आपको जॉब ऑफर लेटर अरेंज करवा के देते हैं एजेंट, उसकी रेपुटेशन बहुत मैटर करती है। कई बार होता है कि वो जो कंपनीज होती हैं वो ऑलरेडी इस तरह के स्कैम में फंसी होती हैं और वो वही लोग मतलब दोबारा जो है जॉब ऑफर लेटर इशू करते रहते हैं। उनकी रेपुटेशन पहले से ही ख़राब होती है। वो यही काम करते होते हैं कि वो किसी को जॉब ऑफर इशू करेंगे, फिर उनसे पैसे ले लेते हैं और फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करते या उन्होंने कोई ना कोई शॉर्टकट मारते हैं या कुछ जो रेगुलेशंस है गवर्नमेंट की उनको वो पूरा नहीं करते। तो उससे क्या है कि वो कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो उन्हीं से जॉब ऑफर लेटर्स अगर आपके पास हैं जिनकी रेपुटेशन ऑलरेडी बड़ी ख़राब है और उनके मतलब ऑलरेडी उनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा होता है या उनकी कोई ऑलरेडी उनका मतलब जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्लीन नहीं होता, जैसे उन्होंने कोई टैक्स चोरी की होती है या कोई ना कोई इरेगुलरिटी होती है उनके रिकॉर्ड में, तो उसके कारण भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जो भी आपको जॉब ऑफर लेटर है वो एक रिप्यूटेड कंपनी से है आपके पास, तो तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट में ये है कि जो कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर इशू कर रही है तो उसको ये चीज़ शो करनी होती है अपने LMIA में या जो भी वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं कि अगर मैं ये वाला वर्कर है उसको हायर करूँगा तो उससे मेरे कंपनी को भी फ़ायदा होगा, और क्योंकि ऑलरेडी मुझे आपके जैसा वर्कर नहीं मिल रहा। जिस वर्कर को वो हायर कर रहे हैं तो उस जैसा वर्कर उनको कनाडा में नहीं मिल रहा, तो उसके कारण उस कंपनी को लॉस हो रहा है और गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है कि उनको उतना पूरा रेवेन्यू नहीं मिल रहा, उनको पूरा टैक्स नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ जो वो एम्प्लॉयर है उसको ये शो करनी होती है जब वो आपको हायर करता है। तो अगर वो इस चीज़ को नहीं शो कर पाएगा तो तब भी आपका जो वर्क परमिट है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। इवन दो अगर आपको उन्होंने LMIA भी लगवा के दे दी है, तो अगर वो नेक्स्ट अगर वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा मतलब जो इकोनॉमी को है या एम्प्लॉयर को है, तो तब भी आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चेक होती है। एक स्टेप पे अगर निकल भी जाता है तो नेक्स्ट स्टेप पे वो उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंपनीज हैं अगर वो उसको गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर पाएंगी कि आपसे उनको फ़ायदा होगा और कनाडा की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और कनाडा में जो भी और लोगों को भी उससे रोज़गार मिलेगा जो आप काम करते हैं, तो उससे तभी वो आपको वर्क परमिट देंगे या वर्क वीज़ा देंगे। तो इस चीज़ को आप ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये जो डॉक्यूमेंट है जो भी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, ये एक्चुअली जो लॉयर होते हैं जो उन्होंने कंसल्टेंट वगैरह हायर किए होते हैं कंपनी से, ये उनका काम होता है, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होता है। तो अगर उसमें कोई भी कमी होगी तब भी आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 10th पॉइंट पे। 10th पॉइंट में ये है कि अगर देखो जब भी किसी फॉरेनर को हायर किया जाता है, अगर इंडिया में भी हायर करते हैं या कनाडा में हायर करते हैं या अमेरिका में किसी भी कंट्री में हायर करते हैं, तो सबसे पहले उसको देखा जाता है कि वो जो लोकल उनकी जो इकोनॉमी है जहाँ पे आपको हायर किया जाएगा उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता। कई बार लोकल लॉज होते हैं वहाँ पे जो लोकल इकोनॉमी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उसके कारण भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अगर वो इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करेगा तब भी आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कंपनी पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती, कोई शॉर्टकट लगा के वो LMIA आपके लिए ले भी लेंगे, तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 11th पॉइंट पे। तो 11th पॉइंट में ये है कि आपका लोकल रजिस्ट्रेशन वहाँ के एम्प्लॉयर का होना ज़रूरी है। अगर वो बहुत बड़ी कंपनी भी है, अगर जिस एरिया में आपको उन्होंने पोस्ट करना है अगर वहाँ पे लोकल रजिस्ट्रेशन नहीं है उस कंपनी की,
या वो लोकल रूल्स के मुताबिक वो नहीं चल रही, तब भी आपका वीज़ा है जो रिजेक्ट हो सकता है, आपका जो वर्क परमिट है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद चलते हैं 12th पॉइंट पे। 12th पॉइंट पे क्या है, वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, एप्लीकेंट पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि जो एप्लीकेंट होता है उसका जो इमिग्रेशन रिकॉर्ड है ऑलरेडी ख़राब होता है। कई बार किसी कंट्री को विजिट करने गए होते हैं तो वहाँ पे ओवरस्टे किया होता है उन्होंने, या वहाँ से डिपोर्ट हो गए होते हैं। तो अगर आपका ये इमिग्रेशन रिकॉर्ड ख़राब है, तो अगर आपको बहुत अच्छी कंपनी भी हायर कर रही है, तब भी आपको जो वीज़ा ऑफिसर है आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज़ को आप अपना हमेशा ध्यान रखिए, अपना इमिग्रेशन रिकॉर्ड हमेशा क्लियर रखिए। कहीं भी आप ओवरस्टे मत कीजिए, कहीं पे भी आप ऐसा काम मत कीजिए कि जहाँ से आपको वो कंट्री वाले आपको डिपोर्ट कर दें। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें हैं, ये जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये सारा आपका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड चेक होता है। तो जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी उसका आपको मतलब इसमें लॉस होगा, और उसके लिए उसके कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपने चाहे लाखों रुपए खर्च किए हो LMI लेने के लिए, या आपने जॉब ऑफर लेने के लिए कितनी भी मेहनत की हो, आपको वो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसके बाद चलते हैं 13 पॉइंट में। 13 पॉइंट में ये है कि जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मेडिकल भी होता है, आपका मेडिकल चेकअप भी होता है। जो कनाडा गवर्नमेंट के जो पैनल डॉक्टर्स होते हैं, पैनल फिजिशियंस होते हैं, वो आपका मेडिकल चेकअप करते हैं। तो अगर उस मेडिकल चेकअप में कोई ऐसा आप में कोई प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी अगर निकलती है, या कोई आपको ऐसी कोई बीमारी निकलती है जिनका के लोगों के लिए हार्मफुल है, या वहाँ पे जिसको अलाउड नहीं है एंट्री, तो भी आपका जो वर्क परमिट है जो रिफ्यूज़ हो जाएगा, आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इससे इसके लिए ये है कि जब भी आप वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं या वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उससे पहले आप अपना मेडिकल चेकअप करा लीजिए, थॉरो मेडिकल चेकअप करा लीजिए, ताकि आपको पहले ही पता हो कि अगर आप में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, पहले ही आप उसकी मेडिसिन लेके या जो भी आपने उसका इलाज करवाना उसको ठीक करवाइए पहले, फिर आप उसके लिए मेडिकल चेकअप के लिए जाइए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि सब कुछ सही हो जाता है, आप सारा कुछ अरेंज कर लेते हैं, हर चीज़ सही है, आपका मतलब कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, तो कई बार ये मेडिकल चेकअप में आपकी कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उसके कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसके बाद चलते हैं हम 14th पॉइंट पे। 14 पॉइंट में ये है कि कई बार क्या होता है कि लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं, कहीं पे आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं, चाहे वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, चाहे वहाँ पे स्टिकर वीज़ा था, कई बार होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपके ऊपर ट्रैवल बैन लग जाता है। किसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स गलत सबमिट हो जाते हैं, या पूरे डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट होते, तो उसमें क्या है कि कई बार वो कंट्री आपके ऊपर ट्रैवल बैन लगा देता है। तो अगर आपके ऊपर ट्रैवल बैन लगा हुआ है ऑलरेडी, तब भी आप वर्क परमिट या वर्क वीज़ा में बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको वर्क परमिट या वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 15th पॉइंट पे। तो 15 पॉइंट में ये है कि ये जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी आपके अगेंस्ट कोई इशू चल रहा है, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हुई है, या आपका एम्प्लॉयर के साथ कोई इशू है, चाहे वो सच ना भी हो, तो अगर कोई चल भी रहा है इशू, तो तब भी आपका जो वर्क वीज़ा है या वर्क परमिट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस और नाम और हर चीज़ देनी होती है, उसमें फ़ोन नंबर तक देना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब तक वो उसमें से क्लैरिफाई नहीं करेंगे आपका ना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे वीज़ा ऑफिसर, तो अगर वो सारा क्लियर नहीं दिखेगा तो आपको वो वर्क परमिट या वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, अगर आपके ऑलरेडी कोई इशू चल रहा है तो आप उसको पहले सेटल कीजिए, ताकि वर्क परमिट या वर्क वीज़ा में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसके बाद एक जो बहुत मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, अगर आप वर्क परमिट के लिए जब भी अप्लाई करते हैं, आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का, तो उसमें क्या है कि आपके पास सेटलमेंट फंड्स होने बहुत ज़रूरी है। ये 16 पॉइंट आप ले लीजिए, ये एक बोनस पॉइंट आप समझिए कि आपके पास सेटलमेंट फंड्स होने बहुत ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं कि मैंने तो वर्क परमिट में जाना, मुझे फ़ंड्स की क्या ज़रूरत है। देखिए, जो कनाडा या USA है, जो बड़े कंट्रीज है, वो हमेशा सेटलमेंट फंड्स मांगते हैं, क्योंकि ये होता है कि वहाँ पे जो जॉब हैं, जॉब जो आपको मिलेगी वो गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी नहीं, पहली बात। अगर आपको मिलेगी तो प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलेगी। तो उसमें क्या होता है कि कई बार
आप जाते हैं तो वो आप 2-3 महीने काम करोगे तो उसके बाद आपको आपको कौन देखेगा, मतलब आपके फंड्स होने चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास 6 मंथ के सेटलमेंट फंड होने चाहिए जो आपके अकाउंट में स्टैंड करते होने चाहिए, आपकी बैंक बैलेंस में होने चाहिए। तो अगर वो भी आपके पास नहीं है तब भी आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो सकता है, आपका जो वर्क परमिट है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, आपके सेटलमेंट फंड्स होने बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं जो ये और लोग नहीं बताते हैं, ये आप Canada.ca की जो वेबसाइट है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ में क्या है कि जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसके अंडर आप अगर वर्क परमिट लेते हैं तो उसमें सेटलमेंट फंड्स कम चाहिए, उसमें 3,300 समथिंग फंड्स आपको चाहिए। तो आप उसमें जो कनाडा गवर्नमेंट ने आपको एक छूट दी हुई है कि उसमें आप कम सेटलमेंट फंड्स में भी वर्क परमिट अपना अप्लाई कर सकते हैं और अपना इवन पीआर भी 3 मंथ्स के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं विदिन 90 डेज। तो ये सिर्फ उन प्रोविंसेस पे छूट है जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर आते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि वर्क परमिट क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है। तो पे ध्यान दीजिए और उसके बाद अपना वर्क परमिट अप्लाई कीजिए, तो उसके बाद आपको वर्क परमिट 100% मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन आता है, आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में बहुत ईजीली वर्क परमिट ले सकते हैं और बहुत कम खर्चे में, सिर्फ 2 लाख के अराउंड आपका खर्चा आएगा अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर। अगर आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर ये स्क्रीन पे आ रहा है इसके ऊपर आप फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे को ऑफिस में मिल सकते हैं और अपनी फ़ाइल बनवा सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आया, तो आप मेरे को इस फ़ोन नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है इस पर आप फ़ोन करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर अपना जो आप क्वेश्चन या डाउट अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।